हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने अपलोड कर रखे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बिहार की सभी नदियों को मैप पर कंप्लीट और उनका उद्गम स्थल से लेकर के सभी चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा कर के आप उसको बिल्कुल देख सकते हैं, जिसमें कि बिहार की नदियों से रिलेटेड जितने भी आपके कन्फ्यूज़न और जितने भी परेशानियां होंगी वो सभी कंप्लीट करके आपको बता रखा है मैंने। ठीक है, तो पता ही होगा आप लोग को, चाहे वो नॉर्थ की हो, साउथ की हो, बॉर्डर रेंज हो या फिर उद्गम हो, जो भी चीज़ का कंप्लीट डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का ये सेशन शुरू करते हैं, जिसमें कि हम लोग बिहार की झीलों को भी साथ में देख लेंगे। बिहार में विसर्पित झील पाया जाता है जो नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण निर्मित होता है। नॉर्मली है ज़्यादातर उत्तर बिहार में, क्योंकि नदियों का जो है वो प्रवाह वहाँ पे देखने को अधिक मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर समझे तो ये नदी का मुख्य धारा यदि है, अगर कोई चट्टान या पर्वतों के आने की वजह से बीच में यह मार्ग अपना विसर्पित करता है तो धीरे धीरे यही विसर्पित मार्ग जो है वो अलग होकर के टूट जाता है, और जिस दिन इस पत्थर को काट के नदी सीधी होती है तो ये विसर्पित जो है एक छोटा सा झील के रूप में निर्मित हो जाता है। ठीक है, तो मुख्य धारा से ही निर्मित होता है टूट करके पुरानी धारा जो होती है झील की, वही। तो इसी को विसर्पित झील या गोखुर झील के नाम से बिहार में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, जैसे कांवर झील हो गया। कांवर झील बिहार में उपस्थित है, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। यह बेगूसराय ज़िले में अवस्थित है। इसका निर्माण कहेगा तो बूढ़ी गंडक के विसर्पण से हुआ है, और यह एशिया का सबसे बड़ा विसर्पित झील है। मतलब पूरे एशिया का सबसे बड़ा विसर्पित झील पूछेगा कौन सा है तो वो कांवर झील है, जो कि बेगूसराय ज़िले में बूढ़ी गंडक के विसर्पण से हुआ है। ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस झील में शीत ऋतु में साइबेरियन पक्षी जो है प्रवास के लिए आते हैं, इसीलिए इन पक्षियों की सुरक्षा और अनुसंधान के लिए बिहार सरकार ने बर्ड बैंडिंग स्टेशन स्थापित किया है यहीं पे। ध्यान रखिएगा, बर्ड बैंडिंग स्टेशन PYQ है तो अच्छे से ध्यान रखेंगे। यह बिहार का एकमात्र आर्द्रभूमि है जिसे रामसर साइट घोषित किया गया है। ऐसा अगस्त 2020 तक था, जो कि 39वें नंबर का था, क्योंकि वर्तमान में अभी देखिएगा तो नागीनट्टी को भी शामिल किया गया है, यानी कि टोटल 3 रामसर साइट जो हैं वो बिहार में उपस्थित हो चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को लेटेस्ट डेटा के साथ। अब रामसर साइट की बात करेंगे तो कुछ फैक्ट याद रख लीजिए, नेशनल रिलेटेड भी पूछता है। जैसे ईरान के शहर रामसर में बैठक हुई थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रामसर साइट्स। ठीक है, कब हुआ था तो 2 फरवरी 1971 को। यह प्रभावी रूप से लागू हुआ 1975 में। भारत इस पे साइन किया था 1982 में, ध्यान रखेंगे। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को, इसीलिए हम लोग मनाते हैं, तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। विश्व के कुल रामसर साइट की संख्या बताएं तो लगभग ये 2400 प्लस का डेटा जो है थोड़ा सा ओल्ड है, लेटेस्ट में ये बदल चुका है और भी ज़्यादा हो चुके हैं। भारत में टोटल कहेगा कि अभी रामसर साइट कितने हैं, तो अभी लेटेस्ट रामसर साइट जो है टोटल 100 हो चुका है, ध्यान रखिएगा। और जो 100वें नंबर का है वो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि यूपी में अवस्थित है, और इसे अभी हाल ही में 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाया गया है उसी के दिन इसको घोषित किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा, लेटेस्ट डेटा है बिल्कुल। विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट की बात करेंगे तो ब्रिटेन में है 175, जबकि भारत में बात करेंगे तो अभी तमिलनाडु में टोटल 20 हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। बिहार में अब वर्तमान में 3 रामसर साइट है, एक तो कांवर झील 39 नंबर का, नागी 81 नंबर का और नकटी 82 नंबर का, और ये दोनों जमुई में ही अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला रामसर साइट कहेगा तो वही चिल्का उड़ीसा और केवलादेव राजस्थान वाला था, इन दोनों को साथ में ही रखा गया है। ठीक है, 1981 में, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, दूसरा है कुशेश्वर स्थान झील। ठीक है, कुशेश्वर जो है दरभंगा जिले में अवस्थित है, जो कि बूढ़ी गंडक के विसर्पण से निर्मित हुआ है, और बिहार में सबसे अधिक जैव विविधता इसी क्षेत्र में पाई जाती है। इस झील का कुल क्षेत्रफल 20 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि वर्षा काल में बढ़ के 100 के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कुशेश्वर झील कहाँ पे है, दरभंगा में है। बिहार सरकार ने इस झील को संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया है, तो याद रखेंगे आप लोग। इस झील को रामसर साइट में शामिल करने के लिए सिफारिश किया गया है, और उम्मीद है कि इन फ्यूचर ये हो भी जाएगा। उसके बाद पढ़ लेते हैं गोगावेल झील के बारे में। यह कटिहार जिले के मनिहारी में अवस्थित है, जिसका निर्माण महानंदा नदी के विसर्पण के कारण हुआ है। बिहार सरकार जून 2021 में इस झील को खुला क्षेत्र घोषित कर दिया है। 1990 में इसे बंद क्षेत्र घोषित किया गया था, उसके बाद फिर से यहाँ पे आप घूम सकते हैं।
कम्युनिटी रिजर्व भी स्थापित किया गया है यहाँ पर, और बिहार सरकार ने इस झील को रामसर साइट में शामिल करने के लिए भी सिफारिश की है, रिकमेंडेशन दिया गया है ताकि इसको शामिल किया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण झीलें और हैं, जैसे जगतपुर झील की बात करेगा तो भागलपुर में है, ठीक है। मत्स्यगंधा झील सहरसा में है। सिमरी बख्तियारपुर झील की बात करेगा तो सिमरी बख्तियारपुर सहरसा में है। मोती झील जो है मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है, और एक मोती झील जो है वो मुजफ्फरपुर में भी आपको देखने को मिलेगा, भी ध्यान रखिएगा। घोड़ा कटोरा झील की बात करें राजगीर में है। अनुपम झील जो है वो कैमूर में है, जो कि भगवानपुर के आसपास है। खड़गपुर झील कहेगा तो मुंगेर में है। ओढ़नी डैम झील जो है वो बांका में है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेटेस्ट करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, तो इसको आप याद रखेंगे। और दुर्गावती डैम झील जो है वो कैमूर में भी है। अभी यहीं पे बनाया गया है, पर्यटन टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। रिवर सफारी करके, तो ध्यान रखेंगे, टूरिज़्म के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस है अभी, ठीक है। कुछ नोट फैक्ट हैं, ये भी याद रखेंगे आप लोग। जैसे बिहार में पहली बार कहेगा तो नदी सफारी सुपौल ज़िले में कोसी नदी में चलाया गया था, जबकि रिवर क्रूज़ की बात करेंगे तो कैमूर जिले के करमचट नामक स्थान पर दुर्गावती जलाशय परियोजना में चलाया गया है। और ये बहुत ही बेस्ट वे है, जहाँ व्यू है, जहाँ पे आप जा करके पर्यटन के लिए घूम सकते हैं, बहुत ही नेचुरल प्लेस आपको देखने को मिलेगा। भागलपुर में बर्ड रैंकिंग स्टेशन है, आपको बताए थे अभी जस्ट। और बेगूसराय में कहेगा तो बर्ड बैंडिंग स्टेशन है, ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। बर्ड बैंडिंग स्टेशन की बात करेगा तो बेगूसराय, बर्ड रिंगिंग स्टेशन की बात करेगा तो भागलपुर में है, ठीक है। ये कुछ आपकी झीलों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसके बाद हम लोग जलप्रपात को देखना शुरू करते हैं। तो बिहार में कुछ जलप्रपात भी है जो कि मोस्ट पॉपुलर हैं, और विजिटिंग और व्यू के लिए भी नेचुरल रहते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे बिहार में जलप्रपात मुख्य रूप से दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में कैमूर, रोहतास और नवादा जिले में अवस्थित हैं। अब देखिए रीजन क्या है कि जैसे आप बिहार का मैप देखिएगा तो नीचे जो है हम लोग का पठारी एरिया है, और ये पठारी एरिया होने की वजह से यहाँ पे आपको जब पर्वत रहेंगे तो पर्वतों से झरने की नदियाँ गिरेंगी, जो कि झरने का रूप ले लेती हैं। तो यही रीज़न है कि आपको नीचे देखने को मिलता है। और बिहार के कैमूर और रोहतास वाले रीजन में आपको पता है कि कैमूर की श्रेणियाँ जो है वो विंध्यन से होते हुए, विंध्यन श्रेणी जो है वो एमपी से होते हुए फैली हुई हैं, इसी वजह से इधर सर्वाधिक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कुछ झीलों को। जैसे ककुलत जलप्रपात है। ककुलत जलप्रपात बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह नवादा जिले में अवस्थित है, और यह कोडरमा पहाड़ी से आने वाली 7 धाराओं से निर्मित हुआ है। और इस जलप्रपात की ऊंचाई जो है 47 मीटर के आसपास है। नवादा जिले में अवस्थित इस ककुलत जलप्रपात के लिए अभी बिहार सरकार ने सभी लेटेस्ट सुविधाएं यहाँ मुहैया करवाई हैं, तो आप यहाँ जा कर के घूम सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक पर्यटन स्थल है। माझरकुंड जलप्रपात, यह रोहतास जिले में अवस्थित है, जो कि कांव नदी से निर्मित हुआ है, ध्यान रखिएगा। हाइट 110 मीटर के आसपास। धुआंकुंड जलप्रपात जो कि रोहतास में अवस्थित है, ये भी कांव नदी से रिलेटेड है। दुर्गावती जलप्रपात की बात करेंगे तो कैमूर जिले में है, और दुर्गावती नदी से ही रिलेटेड है। तेल्हाड़कुंड जलप्रपात भी कैमूर जिले में है, जो कि दुर्गावती नदी से रिलेटेड है। और सुखलदरी जलप्रपात करेगा तो यह बिहार के दक्षिण पश्चिम में, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के सीमा पर है, बॉर्डर पे आपको देखने को मिल जाएगा ये। और इसका निर्माण कन्हार नदी के ऊपर हुआ है। तो देखिए जिला और इसका नदी, दो चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ गर्म जलकुंड के बारे में भी कई बार आप लोग सुने होंगे, बिहार में आते होंगे। तो राजगीर में वैसे भी अभी वर्तमान में मलमास मेला लगा हुआ है, तो आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर चल रहा है। बिहार में गर्म जलकुंड जो है वह नालंदा जिले के राजगीर, मुंगेर तथा गया जिले में पाया जाता है, जिसका संबंध मृत ज्वालामुखी तथा भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय पदार्थ से होता है। अब कुछ हैं, जैसे देख लीजिए, अगर राजगीर की बात करेगा तो यहाँ पे आपको ब्रह्म कुंड मिल जाएगा, गुरु नानक कुंड मिल जाएगा, सूर्य कुंड मिल जाएगा, सप्तधर्वा कुंड मिल जाएगा, मखदुम कुंड, ऐसे और भी बहुत सारे कुंड आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मुंगेर की बात करें तो यहाँ लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, भीम बांध कुंड, ऋषि कुंड, पंचा कुंड, जनक कुंड, भरारी कुंड, ये जितने भी कुंड हैं आपको, यानी कि जो कि देखिए रामायण के और महाभारत के कैरेक्टर से रिलेटेड होंगे, वो सब आपको मुंगेर में, लक्ष्मण, राम, सीता, भीम, ये सब आपको, जनक, जितने भी हैं मुंगेर में देखने को मिलेगा। और गया में एक अग्नि कुंड है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये कुंड देखिए कई बार पूछता है कि इसके बारे में बताइए कि कौन किस ज़िले में अवस्थित है, तो ये सब आपको PYQ है ऑलरेडी, तो आपको इसको ध्यान रखना है और अच्छे से रिमेंबर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजनाएं,
ऐसे भारत में बहुत सारी परियोजनाएं जो हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रूप में वर्णित हैं और आप लोग इसको नेशनल में पढ़ भी रखे होंगे, जिस पर कि नदियों पर डैम बनाए जाते हैं जिनका उद्देश्य सिंचाई, पानी, बिजली से लेकर के कई तरह के कार्यों के लिए किया जाता है। बिहार में बात करें तो मुख्य रूप से 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं वो चर्चा में रही हैं, जिसमें कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, गंडक और सोन नदी पर 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं बिहार में पॉपुलर हैं और कई बार ये पूछा गया है, तो आप इनको याद रखिएगा। मैप के माध्यम से आपको समझा देते हैं, अच्छे से याद रहेगा आपको। बिहार का मैप आपको क्लियर होगा, बीच में गंगा नदी का प्रवाह है और सबसे पहले देखिए गंडक नदी। गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में त्रिवेणी घाट के पास डैम का निर्माण किया गया है, जहाँ से पूर्वी नहर और पश्चिमी नहर के रूप में यह बनाया गया है। उसी तरह से कोसी नदी की बात करें तो यहाँ पे हनुमान नगर में एक डैम बनाया गया है, जिसको कि यहाँ से एक पूर्वी कोसी नहर और एक पश्चिमी कोसी नहर को निकाला गया है, जिससे कि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके और बाढ़ की समस्या को कम किया जा सके। उसी तरह से सोन नदी जो आती है बिहार में, यहाँ पे भी एक डैम का निर्माण किया गया है और सोन नदी जो है वो इस पर डिहरी में इंद्रपुरी डैम के नाम से यह पॉपुलर है। आप देख सकते हैं जाकर के, यहाँ पर भी पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर के रूप में निकाला गया है, ताकि दक्षिण बिहार में जो सूखे की समस्या है उससे निजात पाया जा सके। तो ये 3 मुख्य रूप से आपको मैप के अनुसार समझना है। जगह भी याद रखनी है कि कौन सी जगह पर कौन सा डैम बना है, कौन सी नदी पर बना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले अब एक एक करके देख लेते हैं सबको। उसमें कोसी बहुउद्देशीय परियोजना सर्वप्रथम है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना जो है भारत सरकार, बिहार सरकार और नेपाल सरकार, इन तीनों की संयुक्त परियोजना है, जिसके लिए 1954 में समझौता हुआ था, जो कि पहला पंचवर्षीय योजना था, जबकि निर्माण कार्य इसका 1963 में जाकर के पूरा हुआ है तीसरे पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या था? तो बाढ़ का नियंत्रण करना, सिंचाई को बेहतर करना, जल विद्युत परियोजनाओं को और विकसित करना और मृदा संरक्षण तथा मत्स्य पालन जैसे क्रियाकलापों को, गतिविधियों को और बेहतर तरीके से लागू करना। इस परियोजना के तहत नेपाल और बिहार के सीमा पर सुपौल हनुमाननगर नामक स्थान पर एक बांध का निर्माण किया गया था, जिससे 2 नहरें निकाली गई थी, एक तो पूर्वी कोसी नहर और दूसरा पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर जो है यह बांध से बाईं ओर निकाली गई है, जिसे सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया जिले में लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। ध्यान रखिएगा, 1 हेक्टेयर जो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। आई थिंक आपको इसके बारे में आइडिया होगा। पश्चिमी कोसी नहर की बात करेंगे तो यह बांध के दाईं ओर निकाली गई है और इस नहर से सुपौल, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जिले में लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, तो गंडक की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार और भारत सरकार तथा बिहार सरकार की संयुक्त परियोजना है, जिसके लिए 1959 यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समझौता हुआ था, जबकि इसका निर्माण कार्य 1967 में प्लान हॉलिडे में पूरा हुआ था। उद्देश्य क्या है? तो सेम उसी तरह से बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, मृदा संरक्षण, मत्स्य पालन जैसे क्रियाकलाप किए जाएंगे। इस परियोजना के तहत गंडक नदी पर पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर में त्रिवेणी घाट नामक जगह पर एक बांध का निर्माण किया गया है और इससे भी 2 नहरें बनाई गई हैं, एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी। यह नहर जो है बांध के बाईं तरफ निकाली जाती है, जिससे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में सिंचाई होती है। इस नहर को तिरहुत नहर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तिरहुत नहर पूछेगा तो कौन होता है? तो जो मुख्य पूर्वी नहर है उसी को कहा जाता है। उसके बाद पश्चिमी की बात करेंगे तो यह नहर जो है बांध के दाईं तरफ निकाली गई है, जिससे बिहार के गोपालगंज, सिवान, सारण तथा उत्तर प्रदेश के देवरिया और बलिया जिले में सिंचाई की जाती है। यह बिहार की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है और बांध की लंबाई लगभग 1100 मीटर है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सोन बहुउद्देशीय परियोजना। सोन बहुउद्देशीय परियोजना, इसका निर्माण 1968 में हुआ था और बिहार की अपनी प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, जो कि रोहतास जिले में डिहरी ऑन सोन पर इंद्रपुरी नामक स्थान पर बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य वही सिंचाई, जल विद्युत परियोजना, मत्स्य पालन, ठीक है, मृदा संरक्षण, इन सब कार्यों के लिए इसको बनाया गया है। इससे भी बना करके 2 नहरें निकाली गई हैं, एक पूर्वी सोन नहर, एक पश्चिमी सोन नहर। यह नहर जो है पूर्वी वाला दाहिनी ओर निकला हुआ है, जिससे कि औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना में लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। उसी तरह पश्चिमी सोन नहर जो है, यह नहर बांध के बाईं ओर निकाली गई है, जिससे कि कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, ये सब जिले में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम लोग
बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जो है प्रयोग किस लिए कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से सिंचाई जो है उसको, और सिंचाई, बिजली और संरक्षण के लिए कर रहे हैं मृदा का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बिहार में इन तीनों को बहुत ही पॉपुलर हैं और ये कई बार एग्जाम्स में पूछे हुए भी गए हैं। बिहार की प्रमुख नहरें, आइए कुछ नहरों को भी देख लेते हैं। जैसे त्रिवेणी नहर, कई बार इससे प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा इसको। निर्माण 1904 में हुआ है इसका। यह बिहार की सबसे प्रमुख नहर है जो कि गंडक नदी से निकाली जाती है। इस नहर से पश्चिमी तथा पूर्वी चंपारण में लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई की जाती है। देखिए, ये ध्यान रखिएगा, गंडक नदी से रिलेटेड है त्रिवेणी नहर, यही चीज़ आपसे पूछा गया था एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कुछ सिंचाई से संबंधित डेटा थे, तो लेटेस्ट डेटा आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम इसको स्किप कर देते हैं। राजपुर नहर की बात करेगा तो यह बिहार की सबसे लंबी नहर है जो कि पूर्वी कोसी नहर की एक शाखा है और इस नहर से खगड़िया और सहरसा में सिंचाई की जाती है, जिसकी लंबाई टोटल 366 किलोमीटर है। तिऊर एवं चाका नहर की बात करेंगे तो इससे पूर्वी चंपारण जिले में सिंचाई होती है और यह नहर गंडक नदी की सहायक नदी तिऊर और ललबकिया से निकाली गई है। सकरी नहर की बात करेंगे तो यह नहर जो है सकरी नदी से निकाली गई है, जिससे कि गया, नवादा और नालंदा जिले में सिंचाई की जाती है। बटेश्वर गंगा पंप नहर की बात करेंगे तो 1977 में इसका आधारशिला रखा गया था, जबकि इसका निर्माण कार्य 2018 में पूरा हुआ है। यह भागलपुर जिले के कहलगांव के बटेश्वर नामक स्थान पर अवस्थित है, जहाँ से गंगा नदी का पानी पाइप के माध्यम से सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पंप नहर से बिहार के भागलपुर और झारखंड के गोड्डा नामक जिले में सिंचाई की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कुछ नवीनतम सिंचाई परियोजनाएं हैं बिहार से रिलेटेड, उसको देख लीजिए जिनका संबंध किस जिले से है। जैसे पुनपुन बैराज परियोजना की बात करेंगे तो गया, जहानाबाद और औरंगाबाद पटना जिला जो है इससे लाभान्वित है। चंके सिंचाई परियोजना औरंगाबाद के लिए है। दुर्गावती जलाशय वाला कैमूर रोहतास के लिए। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना जो है गया औरंगाबाद के लिए। बुताने जलाशय जो है वो औरंगाबाद के लिए है। बरनार कहेगा तो यह भागलपुर, बांका, जमुई के लिए। मुनहरा कहेगा बैराज तो मधुबनी, और तिलैया बांध जो है गया और नवादा के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें कई बार पूछ लेता है कि इस परियोजना से कौन से ज़िले जो है लाभान्वित हैं, कौन से नहीं हैं, इस टाइप के प्रश्न पूछता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। आपदा और आपदा प्रबंधन, इसको देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। ऐसी घटनाएं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव, जीव जंतु और पादप समूह को क्षति पहुंचाता है उसको आपदा कहते हैं। नेशनल में ये सब आप लोग पढ़े होंगे। या जो बड़े पैमाने पर जनधन को हानि पहुंचा रही है तो उनको कहा जाता है। आपदा 2 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे एक तो प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा होती है। प्राकृतिक आपदा में ऐसा आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन, ये सब होगा। जबकि मानवीय की बात करें तो जो मानवीय भूल या फिर क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न होती है, जिसमें बम विस्फोट, सड़क, रेल, वायु दुर्घटना शामिल है, गैस रिसाव, ये सारे कार्य आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनका इम्पैक्ट अब बिहार में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन शामिल है। बिहार में प्रमुख रूप से बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो दिखाई देती हैं अक्सर। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि बिहार का उत्तर भाग बाढ़ से, दक्षिण भाग सूखा से ज़्यादा ग्रसित रहता है। ठीक है, बाढ़ देख लेते हैं अब इसको। बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसमें लंबे समय तक मैदानी भाग जलमग्न हो जाता है और बड़े पैमाने पर जानमाल की क्षति होती है और उसे बाढ़ की संज्ञा दी जाती है। बिहार का उत्तरी क्षेत्र लगभग प्रत्येक वर्ष जो है बाढ़ से प्रभावित रहता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग NFC जो है 1975 के अनुसार बिहार देश का सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित राज्यों में से एक है, जहां देश के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का लगभग 17% एरिया जो है वो बाढ़ से ग्रसित है। ठीक है, बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बिहार के 28 जिले जो हैं, यानी कि लगभग 300 प्रखंड जो हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिसमें 2.5 करोड़ लोग लगभग प्रति वर्ष प्रभावित होते हैं। और इसमें भी 15 जिले ऐसे हैं जो कि और सर्वाधिक प्रभावित होते हैं इससे। बिहार का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कहेगा तो गंगा नदी के अंतर्गत आता है, जबकि दूसरा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र वाला कहेगा तो कोसी है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। बिहार में बाढ़ लाने के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कोसी नदी मानी जाती है। इसके अलावा बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, कमला, महानंदा, जितनी भी उत्तर की नदियां हैं वो ज़्यादा बाढ़ लाती हैं। यदि नदियों से रिलेटेड कोई आपको परेशानी हो रही है तो आप इससे पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें नदियों के बारे में आपको कंप्लीट बताए हैं विथ मैप। अब बिहार में बाढ़ का कारण क्या है? पहली बात कि उत्तर बिहार की नदियों के द्वारा अधिक मार्ग परिवर्तन होता है। जैसे बताए थे आपको कोसी नदी जब पढ़ा रहे थे कि लगभग
वह 150 किलोमीटर का मार्ग परिवर्तन कर चुकी है, तो ये ध्यान रखिएगा। बिहार के मैदान का ढाल जो है मंद है, पता ही होगा 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर इसका नॉर्थ से ईस्ट की तरफ रहता है। बिहार के नदियों की तलहटी में अवसाद का जमाव हो रहा है। गंगा नदी पर फरक्का बांध का निर्माण कर दिया गया है, जिससे कि पानी की अधिकता हो जाती है। जल संग्रहण की क्षमता अधिक है। बिहार के उत्तर में नदियों की अधिक नेटवर्क हैं, जो कि हिमालयी नदियां हैं, तो सालों भर इनसे जल जो है आते रहता है। बिहार में बाढ़ से संबंधित आकलन हेतु फतुहा में बाढ़ अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा, बाढ़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बनाया गया है, तो फतुहा में। कल आप लोग को बताए थे दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे था, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सूखा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब किसी क्षेत्र में वर्षा औसत वर्षा से 50 से 75% तक कम होती है, तो उस क्षेत्र को सूखा क्षेत्र कहा जाता है। सूखा को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो सामान्य और दूसरा प्रचंड। जहाँ वर्षा जो है सामान्य वर्षा से 50% कम होगी, उस क्षेत्र को सामान्य सूखा, और जहाँ 75% से भी अधिक कम हो जाए उसको प्रचंड सूखा कहा जाता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारत का लगभग 35% क्षेत्र जो है वो सूखाग्रस्त है, तथा 13% जनसंख्या जो है प्रत्यक्ष रूप से सूखा से प्रभावित होती है। और यही आंकड़ा हम बिहार में देखें तो 20% क्षेत्र जो है वो सूखा से अधिक प्रभावित है, तथा 3 करोड़ जनसंख्या सूखे से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभावित होती हैं। बिहार के 20 जिले हैं जहाँ की सूखा का प्रभाव दिखता है, और इसमें भी 9 जिले जो हैं वो प्रचंड सूखे के क्षेत्र में आते हैं, जिसमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर और जहानाबाद शामिल हैं, ठीक है। तो ये सब डेटा फैक्ट आपको याद रखना है, पीटी और मेंस दोनों में काम देता है। अब बिहार में सूखा क्यों पड़ता है, तो उसका कुछ कारण भी है। जैसे दक्षिण बिहार में बड़ी बड़ी नदियों का अभाव है, यहाँ नदी आपको बहुत बड़ी नहीं दिखेंगी, प्रायद्वीपीय नदियों का अक्सर प्रवाह आपको देखने को मिलता है। दक्षिण बिहार में अल्पकालीन वर्षा होती है, बहुउद्देशीय परियोजना का अभाव है, प्राकृतिक जल संरक्षण का भी अभाव है, पठारी क्षेत्र सर्वाधिक है, तो ये भी एक रीज़न है यहाँ पर। उसका नेक्स्ट देख लेते हैं कि पटना जिले के फतुहा में बाढ़ अनुसंधान केंद्र है, अभी आपको बताए थे। सुपौल जिले के बीरपुर में नदियों के आकलन हेतु एक केंद्र स्थापित किया गया है, ये भी याद रखिएगा, सुपौल के बीरपुर में। दक्षिण बिहार के लगभग 15 जिले जो हैं जो सूखा प्रवण कार्यक्रम चला रहे हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं भूकंप का एरिया। जब पृथ्वी के असंतुलन और प्लेट विवर्तनिकी क्रिया के कारण भूपृष्ठ में कंपन होता है, तो इसे भूकंप की संज्ञा दी जाती है। बिहार में 3 भूकंपीय जोन क्षेत्र में अवस्थित हैं। भूकंप 5 भूकंप जोन जो है वो इसमें बांटा गया है 3, 4, 5 करके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भूकंप जोन 5 जो है इसकी तीव्रता 9 तक हो सकती है रिक्टर स्केल पे, और इसके अंतर्गत बिहार के निम्न जिले हैं, जिसमें सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा शामिल हैं। भूकंप जोन 5-4 की बात करेंगे तो इस क्षेत्र की भूकंपीय तीव्रता 8 तक हो सकती है, जिसमें निम्न जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया सहित कुल 20 जिले इसमें शामिल हैं। भूकंप जोन 3 की बात करेगा तो इस जोन से भूकंपीय तीव्रता 7 तक रहती है। इसमें कुछ प्रमुख जैसे बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका, मुंगेर, जहानाबाद, अरवल, भागलपुर जिले शामिल हैं। बिहार में सबसे अधिक जिले जो हैं वो भूकंप जोन 4 में आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ है टीवाई की। सबसे ज़्यादा 4 में और सबसे कम 5 में है। IIT पटना के कैंपस में बिहटा भूकंप अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब मैप पर इसको देखिएगा बिहार के मैप में, तो ये नीचे का एरिया जो आपको दिख रहा है, तो ये एरिया भूकंप जोन 3 के अंतर्गत है, और बीच का जो एरिया आपको टोटल दिख रहा है ये भूकंप जोन 4 में, और ये जो रेड जोन दिख रहा है आपको ये भूकंप जोन 5 में, जो कि सर्वाधिक डेंजर है। अभी एक लेटेस्ट अपडेट के तहत बताया गया है कि भूकंप जोन 6 जो है वो बिहार में कुछ जिलों में शामिल किया गया है, ठीक है। तो लेटेस्ट अपडेट आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें कि आपको इन चीज़ों को समझाया गया है कि एक लेटेस्ट जोन बिहार में शामिल किया गया है। उसके बाद है बिहार में चक्रवात का प्रभाव देखते हैं। जब बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की उत्पत्ति होती है तथा उसकी दिशा उत्तर पश्चिम की ओर होती है, तो बिहार का दक्षिण पूर्वी और मध्यवर्ती क्षेत्र इससे सर्वाधिक प्रभावित होता है, ठीक है। अब बिहार में कुछ आपदा के साथ अगर आपदाएं हैं तो आपदा प्रबंधन भी होगा, उसको भी देख लीजिए। भारत एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र वाला देश है। देश में भारत से निपटने के लिए संसद में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लाया गया था, जिसके तहत आपदा से बचाव हेतु त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण किया गया। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर NDRF का गठन किया गया, जबकि राजकीय स्तर पर SDRF का
ठीक है, गठन किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या था इनका, तो आपदा प्रभावित लोगों का बचाव करना, आपदा प्रभावित लोगों का पुनः स्थापना करना, मतलब एक तरह से पुनर्प्रतिस्थापन है उनका। आपदा से बचाव के लिए त्रिस्तरीय संरचना कौन कौन सी है, तो एक एनडीएम है, एसडीएम है और डीडीएम है। एनडीएम की बात करेंगे तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसके हेड जो होते हैं वो पीएम होते हैं। उसी तरह से एसडीएम की बात करें तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसके हेड जो है वो सीएम होते हैं। उसी तरह से डीडीएम जो है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसके अध्यक्ष डीएम होते हैं। यानी कि देखिए, नेशनल में एनडीएम में पीएम, एसडीएम में स्टेट में सीएम, राज्य जिले में डीडीएम में डीएम। तो डीएम सीएम पीएम याद रखिएगा, अच्छे से याद रहेगा। बीएसडीएम की बात करेंगे तो यह बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसकी स्थापना 6 नवंबर 2007 को हुई थी, याद रखिएगा, पूछा हुआ है, पीवाईक्यू है इससे रिलेटेड, ठीक है। अध्यक्ष इसके सीएम होते हैं और उपाध्यक्ष एक होते हैं जो कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होंगे, जो कि सीएम नियुक्त करेंगे। सदस्य टोटल 8 होते हैं, जिनको कि स्वयं नॉमिनेट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप। इसका कार्य क्या है, तो आपदा से बचाव के लिए यह नीति का निर्माण करेगा, आपदा से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा, फंड जो है उसकी सिफारिश करेगा और विभिन्न विभागों के द्वारा तैयार नीति को अंतिम स्वीकृति भी देता है। ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद है आपका डीडीएम। यह तृतीय स्तर की आपदा प्रबंधन संस्थान है, जिसका अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है तथा इसके सदस्य संबंधित जिले के निर्वाचित सांसद विधायक होते हैं, ध्यान रखिएगा। विश्व में सबसे अधिक आपदा से प्रभावित देश कहेगा तो जापान है, और यहाँ 15 मार्च 2015 को आपदा से निपटने के लिए सेंडाई शहर में एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, इसीलिए इसको सेंडाई फ्रेमवर्क कहा जाता है, ठीक है। कई बार पूछता है कि सेंडाई फ्रेमवर्क कहाँ हुआ था, इसका संबंध जो है किससे है, तो आपदा प्रबंधन, ध्यान रखिएगा। ये कई बार आपको मेंस में भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, पीटी में तो कई बार पूछा हुआ है, पीवाईक्यू है, ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क, तो ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से। बिहार देश के आपदा प्रभावित राज्यों में से एक है तथा आपदा प्रबंधन के लिए 14 से 15 मई 2015 को पटना में एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें आपदा से निपटने के लिए 10 लक्ष्य निर्धारित किए थे। इसे पटना घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो कई बार पूछता है कि पटना घोषणा पत्र का संबंध किससे था, तो यह आपदा प्रबंधन से सेंडाई फ्रेमवर्क की तरफ ध्यान रखिएगा। सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाने वाला देश पहला कहेगा, पहला राज्य कौन सा था, बिहार था, जिसने मई 2015 में अपनाया था, जबकि भारत सरकार ने जून 2015 में अपनाया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बिहार से रिलेटेड कुछ वनों को देख लेते हैं। बिहार उपोष्ण कटिबंध में अवस्थित है, आपको वर्ल्ड के ग्लोब पर आपको बता रखे थे, ठीक है, बीच में जो था उष्ण वाला और जस्ट उसके बाद वाला जो एरिया था वो उपोष्ण वाला। तो भारत की अवस्थिति इस जगह है, इस वजह से हम देखते हैं कि यह उपोष्ण कटिबंध में अवस्थित है। प्राकृतिक वनस्पति के लिए वर्षा का एक प्रमुख कारक है। बिहार में सबसे अधिक वन जो है बिहार नेपाल की सीमा के तराई क्षेत्र में तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। वर्षा के आधार पर बिहार के वनों को 2 भागों में, एक तो आर्द्र पर्णपाती और दूसरा शुष्क पर्णपाती के रूप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आर्द्र पर्णपाती वन अगर मैप पे देखिए तो ये पश्चिमी चंपारण का उत्तरी जिला, तराई जिला और यह किशनगंज का जिला है, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जबकि शुष्क पर्णपाती वन की बात करेगा तो नीचे जो पठारी एरिया है आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी बीच का जो मैदानी भाग है वह वन विहीन क्षेत्र है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देख लेते हैं आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में। यह वन क्षेत्र जो है बिहार और नेपाल के सीमा पर उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व में पाया जाता है। इस क्षेत्र के वन के वृक्ष जो होते हैं पास पास होते हैं और इसीलिए इसको सघन वन कहा जाता है, सघन वन, ध्यान रखिएगा। बिहार में सबसे अधिक सघन वन कहेगा तो पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। यह वन क्षेत्र जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में पाया जाता है, जो तराई बेल्ट है आपका। इस वन क्षेत्र में जो है शीशम, साल, खैर, सेलम, तून आदि की वृक्ष जो हैं वो प्रधानता से पाए जाते हैं, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। शुष्क पर्णपाती वन की बात करेंगे तो यह वन क्षेत्र जो है बिहार के दक्षिण पठारी भाग में आपको मिलेगा, जैसे आपको दिखाए थे एकदम, जहाँ वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है, इसीलिए इस वन क्षेत्र में वृक्ष दूर दूर होते हैं, जिसे खुला वन भी कहा जाता है, ठीक है। और सबसे खुला वन कहेगा तो कैमूर जिले में, सबसे सघन कहेगा तो पश्चिमी चंपारण में, दोनों याद रखना है। यह वन क्षेत्र बिहार में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका आदि जिले में पाया जाता है, बिल्कुल आपको रिमेंबर रखना है इस चीज़ को। इस वन क्षेत्र के प्रमुख वृक्ष में शीशम, आसन, पलास, अमलतास, खैर, बैर, बबूल आदि है। ये जो देखिए पलास है, इसको जंगल की आग भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा हुआ है कई बार, ठीक है।
तो ये कुछ वनों से रिलेटेड चीज़ें थे। उसके बाद एक रिपोर्ट है जो कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है। तो अभी देखिए लेटेस्ट रिपोर्ट जो है 2023 का आ चुका है, ठीक है। तो आप लेटेस्ट रिपोर्ट जो होगा आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यह रिपोर्ट जो है जनरली 2 वर्षों में जारी होती है और पहली बार 1987 में जारी हुआ था, ये याद रखिएगा बस। बाकी लेटेस्ट रिपोर्ट जो है आप लोग देख सकते हैं करंट अफेयर्स में जाके। देख लेते हैं नेक्स्ट बिहार में वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो बिहार में नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र और दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में प्राकृतिक वन पाए जाते हैं, जिसमें विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। बिहार में टोटल टाइगर रिजर्व की बात करेगा तो अभी पहले से एक पश्चिमी चंपारण में अवस्थित था, वाल्मीकि नगर वाला। अभी वर्तमान में एक कैमूर वाला की बात की गई है जो कि स्थापित किया जाएगा। वन्यजीव अभ्यारण्य टोटल 5 हैं। पक्षी विहार भी 5, जू सफारी या नेचर सफारी 1, जबकि गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो 1 अवस्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि बिहार में एकमात्र था, अब 2 हो चुके हैं। यह पश्चिमी चंपारण जिले में जो अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो लगभग 900 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। इसकी स्थापना 1988 में हुआ था, जबकि टाइगर रिजर्व का दर्जा इसको 2012 में दिया गया है। ये सब याद रखेंगे। वर्तमान में यहाँ लगभग 50 बाघ निवास करते हैं और बाघों के विकास में देश में इसका 5वां स्थान है। इस टाइगर रिजर्व को 29 जुलाई 2019 को बाघ चित्र प्रदान किया गया है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में इको टूरिज्म सेंटर भी स्थापित किया गया, ध्यान रखेंगे। भारत का टाइगर मैन जो है वो कैलाश सांखला को कहा जाता है, जबकि राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, आप लोग को पता ही होगा। और भारतीय वाटरमैन के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। ये सब फैक्ट आप पहले से पढ़ रखे होंगे। दूसरा कैमूर अभ्यारण्य है। इसको कैमूर का टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बिहार का सबसे क्षेत्रफल में पहला स्थान पे आ जाएगा। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी, जो कैमूर और रोहतास जिले के क्षेत्र में विस्तृत है। बिहार का एकमात्र अभ्यारण्य है जो कि 2 जिलों में फैला हुआ है, कैमूर और रोहतास दोनों में, ध्यान रखिएगा। इसमें 5 बाघ के अलावा तेंदुआ, जंगली सूअर, सियार, लंगूर ये सब भी पाए जाते हैं। जनवरी 2022 में NTC यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा देने का सिफारिश किया था। उसके बाद इसको दर्जा दे भी दिया गया है। यह बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1781 किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार सरकार ने यहाँ इको टूरिज्म विकसित करने की घोषणा की थी और इसकी जो कार्यप्रणाली है वो पूरी तरह से लागू हो चुकी है। तो अब जाकर के आप इको टूरिज्म का भी आनंद यहाँ ले सकते हैं। उसके बाद भीम बांध अभ्यारण्य है जो कि क्षेत्रफल में तीसरा है। यह मुंगेर जिले में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 682 किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें 3 बाघ के अलावा तेंदुआ, नीलगाय, हिरण, सांभर ये सब भी जीव देखने को मिल जाएंगे। हाल ही में बिहार सरकार ने इस अभ्यारण्य को NTCA को दिया है कि टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाए। देश का दूसरा तथा बिहार का पहला वानिकी महाविद्यालय की बात की जाए तो मुंगेर में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा हुआ है PYQ है, तो आप इसको बिल्कुल भी याद रखेंगे, भूलना नहीं है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की बात करेंगे तो नाम से क्लियर होगा कि ये कहाँ होगा, गया में होगा। इसकी स्थापना 1976 में हुई है। क्षेत्रफल 259 किलोमीटर स्क्वायर। इस अभ्यारण्य में जंगली सूअर, हिरण तथा तेंदुआ नामक जीव पाए जाते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने इसको भी इको टूरिज्म के लिए विकसित करने की बात की है। संजय गांधी जैविक उद्यान की बात करेंगे तो यह पटना में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। पटना चिड़ियाघर के बारे में सब लोग जानते होंगे, उसी का नाम है ये संजय गांधी जैविक उद्यान है, ठीक है। और अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है, सिर्फ पटना जू कर दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अभी लेटेस्ट करेंट अफेयर्स है, इसका नाम चेंज करके पटना जू कर दिया गया है। इसकी स्थापना 1969 में होती है। जैविक उद्यान का दर्जा 1973 में मिलता है। 1996 में इसका नाम जो है संजय गांधी जैविक उद्यान रखता है और 2026 में भी लेटेस्ट इसका नाम जो है चेंज करके सिर्फ पटना चिड़ियाघर कर दिया गया है। यह पटना में अवस्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 103 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है और इस जैविक उद्यान में 100 प्रजातियों के लगभग 1200 जीव जंतुओं को संरक्षण किया गया है। यह जैविक उद्यान विश्व का सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन केंद्र है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न PYQ है, कई बार पूछा है BPSC कि विश्व का सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो पटना का चिड़ियाघर। कोरोना काल में अगर लाइव स्ट्रीम की बात करेंगे तो कोरोना काल सभी देख रहे हैं। 2019 में जो प्रकोप आया था उस समय घर पे बैठ करके आप देख सकते थे चीज़ों को। तो लाइव स्ट्रीम करने वाला देश का पहला जैविक उद्यान बना था यही पटना चिड़ियाघर, ये चीज़ भी याद रखेंगे। उसके बाद विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, जो कि भागलपुर के कहलगांव में अवस्थित है। भागलपुर में गंगा नदी में 20 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र जो है वो कवर किया गया है, जिसमें लगभग 60 डॉल्फिन का संरक्षण किया गया है, ध्यान रखिएगा।
गंडक नदी में भी डॉल्फिन अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की योजना पर कार्य चल रहा है और इसको भी इको टूरिज्म के तहत विकसित किया जाएगा। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण विहार है उसको भी देख लेते हैं। जैसे बक्सर पक्षी विहार जो है बक्सर का, उदयपुर पक्षी विहार पश्चिमी चंपारण का, कांवर झील पक्षी विहार जो है बेगूसराय का जो कि सबसे पुराना भी है, कुशेश्वर पक्षी स्थान दरभंगा का, गोगाबिल जो है कटिहार का, पंत पक्षी विहार राजगीर नालंदा का। ये सब याद रखिए, फैक्चुअल है। सलीम अली या जुब्बा साहनी या बरेला पक्षी अभ्यारण्य जो है वैशाली का है। नागी नकटी धाम की बात करेंगे जमुई का। रजौली पक्षी विहार जो है वो नवादा में है। और जू सफारी या नेचर सफारी जो राजगीर वाला है सबसे लेटेस्ट है, 15 फरवरी 2022 को इसको उद्घाटन के साथ लागू कर दिया गया है। ठीक है, अब कुछ फैक्चुअल देख लेते हैं नोट में। बिहार का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थापित हुआ है, ध्यान रखिएगा बिहार का, जबकि दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में स्थापित होने की बात की जा रही है। ठीक है, 5 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा, जो पटना वाला है। मगरमच्छ संरक्षण केंद्र कैमूर जिले के चैनपुर में करकटगढ़ जलप्रपात में अवस्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है वो भागलपुर के कहलगांव में अवस्थित है, बिल्कुल याद रखना है। हाल ही में मोर संरक्षण केंद्र की बात करें तो सहरसा जिले के आरण गांव में स्थापित है, ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार में तितली संरक्षण केंद्र की बात करेंगे तो रोहतास जिले में अवस्थित है। बिहार में हिरण रेस्क्यू सेंटर की बात करेंगे तो कैमूर जिले के रामगढ़ में स्थापित किया जा रहा है, जबकि काला हिरण रेस्क्यू सेंटर भोजपुर जिले के अगियाव में स्थापित है। बक्सर जिले के नीलगाय संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। बिहार का दूसरा जैविक उद्यान अररिया में स्थापित किया जाएगा, रानीगंज में। महावीर जैव विविधता पार्क की बात करेगा तो जमुई जिले में स्थापित हो रहा है, जबकि जैव विविधता केंद्र जो है वो सुपौल में बनेगा। बिहार का पहला रिवर सफारी जो है वो सुपौल में बना था, ध्यान रखिएगा। जमुई जिले में चकाई जो है वो हाथी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, लंबाई 32 किलोमीटर का, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल ये सब हैं, बिल्कुल PYQ बन सकते हैं। नदी में चलाई जा रही झील लेक सफारी की बात करेंगे तो कैमूर जिले के दुर्गावती जलाशय में करमचट नामक स्थान पर बताए थे आपको थोड़ी देर पहले। बिहार में ऑक्सीजन पार्क जो है वो गोपालगंज के थामे में स्थापित किया जा रहा है, जबकि बम्बू गार्डन गया जिले में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में स्थापित किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में भागलपुर में बर्ड रिंगिंग स्टेशन की बात की जाएगी, और जबकि बर्ड बैटिंग जो है वो बेगूसराय में स्थापित होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे जो है फैक्चुअल क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये सब। देश भर में पहली बार जो है वन महोत्सव 1952 में मनाया गया था, जिसमें नारा दिया गया था कि वन है तो वर्षा है, वर्षा है तो रोटी है, रोटी है तो जीवन है, अर्थात वन ही जीवन है। बहुत ही फैक्चुअल है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। उसके बाद है कि वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत पहली बार बाघ संरक्षण के लिए 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था, और इसके तहत जो है जिम कार्बेट को पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, जो कि रामगंगा नदी पर नेशनल पार्क के नाम से भी वर्तमान में है। ठीक है, अश्विनी चौबे ने इनका नाम चेंज किया था। ठीक है, और वर्तमान में अभी देखिएगा तो टोटल 59-60 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। तो लेटेस्ट डेटा आप देख लीजिएगा, ये सब ओल्ड डेटा है। ठीक है, चिपको आंदोलन के बारे में आप लोग पढ़ रखे हैं, सुंदरलाल बहुगुणा इसको शुरू किए थे, याद ही होगा, उत्तराखंड में। 1973-74 में देश में हरित आवरण बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, ये सब भी आप लोग को पता होगा। 1975 में मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत चंबल नदी को मगरमच्छ का अधिवास क्षेत्र घोषित किया गया था, बिल्कुल रिमेंबर करिएगा। वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1988 में वन नीति लाया गया था, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए 33% क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है, जबकि भारत में अभी टोटल 24% के आसपास ही है। हाथी संरक्षण के अधिनियम 1992 में लाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत झारखंड के सिंहभूम जिले से हुई थी, जबकि जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया था, बायोडाइवर्सिटी वाला। तो ये सब देखिए फैक्चुअल्स हैं, आप इसको याद रखिए अच्छे तरीके से। अब हम लोग खनिज को देख लेते हैं, खनिज और उसके बाद उद्योग, दो चीज़ हम लोग को अभी देखना है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। खनिज देख लेते हैं, अब उसके बाद हम लोग उद्योग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मिनरल्स। बिहार में सबसे अधिक खनिज भंडार जो है दक्षिण के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें सर्वाधिक विस्तार दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, जैसे पाइराइट हो गया। तो भारत के कुल पाइराइट भंडार का लगभग 95% बिहार में पाया जाता है, और बिहार में पाइराइट जो है वो रोहतास जिले में अमझूर नामक स्थान पर 109 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में पाया जाता है। कैमूरिया रोहतास के पठार। पाइराइट में 40% गंधक जो है इसकी मात्रा मिलती है, याद रखिएगा। चूना पत्थर की बात करेगा, कई बार पूछा है, PYQ है। लाइमस्टोन, यह सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है, और बिहार के कैमूर रोहतास जिले में
उच्च कोटि का चूना पत्थर पाया जाता है। बिहार में चूना पत्थर रोहतास जिले के पंजारी, कनकपुर, पिपराडी, रामडीहरा, नावाडीह तथा यदुनाथपुर नामक जगह पर से निकाला जाता है। मैंगनीज की बात करेंगे तो बिहार में मैंगनीज गया, मुंगेर और पटना जिले में मिलेगा। बॉक्साइट की बात करेंगे तो बिहार के मुंगेर जिला में खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में 1.5 मिलियन टन उच्च कोटि के बॉक्साइट का भंडार है। ठीक है। सोरा की बात करें, साल्टपीटर या सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाने वाला एक खनिज है और बिहार में सोरा पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीवान, वैशाली, बेगूसराय जगहों पर मिल जाता है। 17वीं से 18वीं शताब्दी में बिहार सोरा के लिए प्रसिद्ध था तथा इसके व्यापार पर 17वीं शताब्दी के मध्य में डचों का एकाधिकार था। ये जब हिस्ट्री आप लोग को बता रहे थे बिहार का, उसमें बता रखे थे, आप लोग को अच्छे से याद भी होगा। सोना की बात करेगा तो बिहार में पहली बार सोने के भंडार का पता 1992 में चला। बिहार में सोने का भंडार जमुई जिले के सोनो प्रखंड में करमटिया पहाड़ी में लगभग 20 से 22 करोड़ टन पाया गया है। फरवरी 2021 में संसद में दिए गए एक बयान के अनुसार देश में 51 करोड़ टन सोना का भंडार है, जिसमें अकेले 44% जो है बिहार के जमुई जिले में अवस्थित है। लौह अयस्क की बात करेगा तो बिहार में लौह अयस्क के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट 2 अयस्क पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट गया जमुई में, हेमेटाइट भागलपुर में। ठीक है। नोट में है यूरेनियम जो है गया नवादा में एरिया में, सेलखड़ी गया नवादा जमुई, चीनी मिट्टी जो है भागलपुर, बांका, मुंगेर। ये सब आप मैप पर देख लीजिएगा, अच्छे से आप रिमेंबर कर पाइएगा। ग्रेफाइट जो है जमुई का सिमुलतला है। हाल ही में रोहतास जिले में हीरा तथा पोटेशियम के भंडार का पता चला है। मुंगेर में सिलिकॉन पाया जाता है। औरंगाबाद में तांबा और टीन का पता चला है। बक्सर और समस्तीपुर जिले में गंगा के घाटी क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थ का पता चला है तथा पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर के पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का पता चला है। मार्च 2023 की बात करेगा तो भागलपुर जिले के पीरपैंती क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले का भंडार मुख्य रूप से देखने को मिला है, जबकि फरवरी 2024 में औरंगाबाद खजाना में निकेल और क्रोमियम का भंडार और एक रोहतास में है आपको चूटिया नौहट्टा में ग्लूकोनाइट नामक खनिज का भंडार। ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग को उद्योग करना है। तो आई होप कि यहाँ तक का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये देखिए हम लोग नोट जो है वो नोट्स के माध्यम से फैक्चुअल चीज़ों को कवर कर रहे हैं, पर जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आप उसको बिल्कुल नोट डाउन करके याद करिएगा, आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और किसी भी तरह का कोई आपको परेशानी हो बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपको हेल्प किया जाएगा। कुछ लोग बोल रहे थे पेड बैच के लिए, तो पेड बैच देखिए अभी तो हम नहीं चला रहे हैं, अभी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जितना हो सके हम सोच रहे हैं कि नोट्स का हेल्प आपको मिल सके। ठीक है। अभी पेड के बारे में सोचे नहीं है, बट आपको अगर कुछ वैसा रिगार्ड ज़रूरत हो तो बताइएगा, आपके लिए उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। ठीक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।